नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रसादोत्तर जो नाटक है उसका भाग 2, क्योंकि कल वाले वीडियो में हमने देखा था प्रसादोत्तर नाटक जो थे उनके बारे में, महत्वपूर्ण नाटककार और उनके महत्वपूर्ण नाटकों के विषय क्या रहे हैं। तो मैंने आपको डिटेल से बताया था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट नहीं किए, जबकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं आपको हमेशा कहती भी हूँ कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए दुगनी ऊर्जा से प्रयास करते हैं कंटेंट बनाने का। खैर, कोई बात नहीं, आप लोगों का विवेक है, अपने अपने अनुसार आपने जिन्होंने कमेंट किए हैं उनके लिए बहुत सारा दिल से धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग बनाते रहिए। कल जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसमें एक नाटक था आधे अधूरे। आज मैं फिर से उसके बारे में, मैंने कमेंट सेक्शन में भी उसके बारे में लिखा था। उसकी जो पात्र थी, मुख्य पात्र उसमें, जिसका नाम मैंने मालती बताया था गलती से, तो उसका नाम मालती नहीं था बल्कि सावित्री था, जो उसकी मेन कैरेक्टर थी। तो आप लोग उसे, अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसमें करेक्शन कीजिए और उसको मालती की जगह सावित्री लिख दीजिएगा, है ना। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट इसका हम आज पढ़ेंगे, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण जो नाटककार हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उनके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उनकी विषय वस्तु भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं आज सेठ गोविंद दास। इनके महत्वपूर्ण जो नाटक हैं वो हम बताएंगे। जैसे कल मैंने मोहन राकेश को बताया था और जगदीश चंद्र माथुर को बताया था, भीष्म साहनी को बताया था। तो आज उसी क्रम में हम आगे, ध्यान रखिएगा ये प्रसादोत्तर नाटककार हैं, ठीक है। कल कुछ छूट गए थे, वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इनको आज के वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए, सेठ गोविंद दास जो हैं, इनका जो पहला मतलब इसमें क्रम में जो नाटक है, विकास नाटक 1941 में, सेवापत 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी। तो इनका एक ही नाटक मुझे यहाँ इम्पोर्टेंट लग रहा है, संतोष कहाँ, ये 1945 में इन्होंने लिखा था सेठ गोविंद दास ने, ठीक है। तो अब आगे हरे कृष्ण प्रेमी, इनके दो नाटक यहाँ पे लगे हुए हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, छाया और बंधन। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, छाया, बंधन, हरे कृष्ण प्रेमी। तो आप ऐसे इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कृष्ण के जो प्रेमी होते हैं ना, उन पे वो कृष्ण के प्यार प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं और उन पे श्री कृष्ण अपनी छाया बनाए रखते हैं, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है यानी प्रकाशन वर्ष है वो 41 ज़्यादा आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, 1941 दोनों का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं, चीज़ों को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो अपने जीवन से हो या किसी भी चीज़ से, आपके आसपास की चीज़ें हो या कोई चीज़ आपको, जो चीज़ें ज़्यादा, जैसे जिसमें आप ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो वैसे चीज़ों से अपने जो आप पढ़ते हो ना, कई लोग अब मुझे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम हम पढ़ते तो बहुत हैं मगर याद कैसे रखें इस चीज़ को। तो मैं अपनी अगर बात करूं कि मैं कैसे याद रखती थी, तो देखिए, जब मैं पढ़ती थी ना, तो चीज़ों को मैं, जैसे मैंने अभी बताया, हरे कृष्ण प्रेमी, छाया, बंधन, तो अब इसको याद कैसे रखा जाए। तो हरे कृष्ण प्रेमी यानी कि जो हरे कृष्ण के प्रेमी होते हैं तो उन पर हरे कृष्ण वो प्रेम के उनके बंधन में बंधे रहते हैं और उन पर हमेशा श्री कृष्ण जो है, हरे कृष्ण अपनी छाया बनाए रखते हैं। तो मैं इस तरह से उन चीज़ों को रिलेट करके याद रखती थी। या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मेरे जीवन से संबंधित हो, कोई अपने जन्मदिन पर याद रख दिया, या कोई किसी विशेष जो डेट है, आपके परिवार के कोई सदस्य हैं या उनकी किसी डेट पे याद रख दिया, तो इस तरह से मैं उनके सन हो या चीज़ों को ऐसे याद रखती थी, ट्रिक बना के। खुद से ट्रिक बनाइए, दूसरों की ट्रिक को आप मत पढ़िए। दूसरों की ट्रिक से आप ज़्यादा अच्छे से, मुझे नहीं लगता, याद रख सकते। आप अपनी ट्रिक बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के कुछ नाटक देखते हैं। इम्पोर्टेंट हैं इनके नाटक, बहुत बार पूछे जाते हैं। मतलब मैंने यूजीसी नेट के पेपर में भी कई बार इनके नाटक देखे हैं, है ना। राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली
1934 आधी रात। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो मिश्र हैं वो आधी रात को राक्षस की मंदिर से सन्यासी का वेश धारण करके मुक्ति का रहस्य ढूंढने के लिए सिंदूर की होली खेलते हुए निकल पड़े राजयोग की तलाश में। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रिक एकदम ऐसी हो कि जिसको मतलब उल्टी फुल्टी जैसे भी हो आपको बस याद रखना है। हमें तो बस याद रखने से मतलब होना चाहिए, चाहे ट्रिक जैसी भी बने, है ना। तो बनाते रहिए, कोशिश करिए, मतलब कोशिश जब आप करेंगे ना तभी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, है ना, क्योंकि रटने से याद नहीं होगा ऐसे ट्रिक बनाने। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना सेम टू सेम मिलेंगी और रचनाएं तो आपको याद रखनी ही है। अब इतनी सारी रचनाएं हम कैसे याद रखें, तो उनको कैसे याद रखना है, ऐसी ट्रिक बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये आप ज़रूर अपनाइए, फॉलो करिए इस तरह के ट्रिक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की, देखो लक्ष्मी नारायण मिश्र के सारे नाटक आप याद रखेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अश्क का देखिए, लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। छठा बेटा, जय पराजय भी इम्पोर्टेंट है। देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप सन सहित याद रखेंगे। इसकी जो मेन कैरेक्टर है ये एक मनोविश्लेषणात्मक नाटक हम कह सकते हैं इनका, ठीक है। इसकी विषय वस्तु मैं आपको यहीं पे साथ ही साथ बता देती हूँ। इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है अंजू दीदी, ठीक है। तो उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो चाहती हैं कि हर कोई उनके अकॉर्डिंग चले। तो बचपन में तो जब छोटे बच्चे रहते हैं तो माँ बाप का कहना हर कोई मान लेता है, मतलब जैसा माँ बाप कहते हैं कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने डिसीज़न खुद लेते हैं, है ना। तो फिर क्योंकि अंजू दीदी इसी कश्मकश में ये पूरा नाटक है जिसमें अंजू दीदी जूझ रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा मेरी चलनी चाहिए, हमेशा मेरे ही जो रूल्स हैं, जो मेरे बनाए हुए नियम हैं वो फॉलो होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के ये नाटक बनाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद है भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैद और उड़ान भी इनका ध्यान रखना। तो एक यहाँ पे मैं एक और ट्रिक आपको बता देती हूँ। इनके 3 नाटक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, या जय पराजय भी याद रख सकते हैं। छठा बेटा तो आप याद रखें, अश्क का छठा बेटा जय पराजय होकर अंजू दीदी के साथ कैद और उड़ान के लिए तैयार था। इस तरह से आप अगर याद रखेंगे तो याद रहेगा, है ना। खैर छोड़िए, आप अपनी ट्रिक बनाइए, मेरी ट्रिक से हो सकता है आपको याद नहीं हो रहा होगा। तो अगला है हमारा वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने एक नाटक यहाँ दिया हुआ है, खिलौने की खोज। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं। विनोद रस्तोगी का है नए हाथ, तो इनका भी कुछ खास इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे। विष्णु प्रभाकर का इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर 1958 और युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी में, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए कुछ ऐसे नाटक हैं जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे कि ये मतलब जो राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें देखने को मिलती है, या सांस्कृतिक प्रेम की जो धारा है, जो भावना है, वो इनमें नज़र आती है। इसलिए इन नाटकों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ नाटककार हैं और इधर नाटक हैं और उनका प्रकाशन है। सेठ गोविंद दास, हमने क्योंकि इनको पहले भी पढ़ा है, वो उनके सामान्य नाटक थे, समस्यात्मक नाटक थे, लेकिन ये इनके क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि सेठ गोविंद दास का कौन सा नाटक है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का है, तो आपको ध्यान रखना है कर्ण। इसी तरह अन्य नाटककारों के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उदय शंकर भट्ट, राधा नाटक लिखा है इन्होंने। मुक्तिपथ, ये इम्पोर्टेंट है। शक विजय हो गया 1949 में। अशोक वंदनी हो गया। गुरु द्रोण हो गया, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण हो गया। अश्वत्थामा हो गया और असुर सुंदरी हो गया। तो अश्वत्थामा इनका याद रखना, उदय शंकर भट्ट का, ठीक है। बाकी कोई इनमें मुक्तिपथ, 2 नाटक इनके इसमें जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। उग्र का देखिए पांडे बेचन शर्मा, उग्र का जो देखिए इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उग्र नाम से उग्र जो है उपनाम वाले जो व्यक्ति हैं, उनका जो नाटककार हैं उनका पूरा नाम बताइए। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इनका एक नाटक है जो राष्ट्रीय धारा से ओतप्रोत है, इसका नाम है गंगा का बेटा, 1940 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी, इनके भी स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ 1955 में। शतरंज के खिलाड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख रहे होंगे शतरंज के खिलाड़ी, आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ये प्रेमचंद की एक रचना है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी। अब आप बताएंगे कि प्रेमचंद, क्योंकि मैंने आपको प्रेमचंद को 2 से 3 दो वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद को बता चुकी हूँ, 2 वीडियोस में। एक में मैंने उनकी कहानी बताई थी और एक में मैंने उनके उपन्यास बताए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने दोनों वीडियोज़ ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उन दोनों वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद आपको आज के इस सेशन का सवाल का जवाब देना है। आज का सवाल का जवाब है कि शतरंज के खिलाड़ी जो रचना है, यहाँ पे हरिकृष्ण प्रेमी का तो नाटक है, लेकिन प्रेमचंद की भी ये लिखी हुई प्रेमचंद के द्वारा एक रचना है। तो ये शतरंज के जो खिलाड़ी है, ये किस विधा की रचना है? क्या ये उपन्यास है या कहानी है? ठीक है, इसके बाद अगला है संरक्षक हो गया, सांपों की सृष्टि हो गया, रक्तदान, आन का मान, अमर आन और अमर बलिदान, अमर पुत्री। तो अमर पुत्री भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, क्योंकि हम उन्हें आगे भी पढ़ चुके हैं, उनके जो सामान्य नाटक थे उन्हें हम जान चुके हैं। अब हम उनके राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से प्रभावित कवि मतलब जो नाटक हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, अशोक है 1927 में, गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज, दशाश्वमेध, इसको ध्यान रखेंगे आप। विशस्ता की लहरें, ये भी ध्यान रखेंगे। धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। तो 2-3 ही यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा, इनका एक नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, झांसी की रानी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कविता नहीं है, ये नाटक है। ठीक है, 1948 में। इसके अतिरिक्त इनके मुझे कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं, तो मैं आपको आप देख पा रहे होंगे, आप अपने नोट्स में इनको चाहो तो लिख सकते हो। गोविंद वल्लभ पंत के सारे नाटक मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमें 2 परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो ये उत्तराखंड के साहित्य से मतलब उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, और दूसरा हिंदी के ये बड़े नाटककार भी हुए हैं। ठीक है, तो राजमुकुट इन्होंने लिखा है 1935 में, अंतःपुर का छिद्र इन्होंने लिखा है 1940 में, ययाति लिखा है 1951 में, तुलसीदास 1974, आत्मपदी मतलब जो आत्मपदी है वो 1978 में लिखा है, आत्मदीप सॉरी। तो इसके अतिरिक्त जो है राम कुमार वर्मा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं, लेकिन इन्होंने 2 ही नाटक लिखे हैं, क्योंकि ये एक एकांकीकार के रूप में ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, आगे हम जानेंगे अगले इसी वीडियो में, अगर टाइम मिला तो इसी में कर देंगे, लेकिन वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो हम राम कुमार वर्मा को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि राम कुमार वर्मा नाटककार तो थे, लेकिन एकांकीकार, नाटक के अंदर की जो विधा है ना, नाटक का ही एक भाग जिसे हम कहते हैं एकांकी, तो एकांकी यानी एक अंक के नाटक इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, जिनमें इनको बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा, कौमुदी महोत्सव हो गया 1954 में, और विजय पर्व, इनमें थोड़ा सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना मिलती है, तो इसलिए इनको यहाँ शामिल किया गया है। ठीक है, रांघे राघव ने लिखा है स्वर्ग भूमिका का यात्री, तो इसको इम्पोर्टेंट आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो रांघे राघव है ना, इन्होंने एक नाटक लिखा था स्वर्ग भूमिका यात्री, तो ये इम्पोर्टेंट है 1951 में। ठीक, चलिए कुछ और आगे नाटककारों को ले लेते हैं। देखिए, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, नेफा की एक शाम, वतन की आबरू, शतुरमुर्ग। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का जो शतुरमुर्ग नाटक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेफा की एक शाम, 2 नाटक इनके बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के। ठीक है, इसके बाद अगले और महत्वपूर्ण नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने नाटक लिखे हैं। इसमें पहला हमारा आता है द्रौपदी, जो कि महाभारत की मेन जो पात्र है द्रौपदी, उसको लेकर के इन्होंने लिखा है द्रौपदी 1972 में। ठीक है, इसका आप सन भी याद रखेंगे। उसके बाद 8वां सर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इन्होंने जो कालिदास ने लिखा था ना, कुमार संभवम, कालिदास की जो रचना थी संस्कृत में कुमार संभवम, तो उसके 8वें सर्ग पे
आधारित है ये 8वां सर्ग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा नाटक है सुरेंद्र वर्मा का कि जो कालिदास के कुमार संभवम पर आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है, कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग पर आधारित होने के कारण इसका नाम 8वां सर्ग पड़ा है, ठीक है। और इसमें जो है शील व अश्लीलता के प्रश्नों को उठाने का इन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। शकुंतला की अंगूठी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। श्वेतबंध आप ध्यान रखेंगे, छोटे सैयद बड़े सैयद हो गया, कैद ए हयात ये भी इम्पोर्टेंट है, नायक खलनायक विदूषक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें जो है ना शकुंतला व दुष्यंत का जो जीवन है उसको इसमें मतलब उनके जीवन पर आधारित ये नाटक है, ठीक है। नायक खलनायक और विदूषक। एक धुनी एक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार नेट के पेपर में पूछा गया था तो वो हो सकता है इस बार एलटी में भी पूछा जाए, है ना। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो है 1975 में इन्होंने लिखा था। और इसकी मैं विषय वस्तु भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है ना, ये नारी सशक्तिकरण का नाटक है, ठीक है। आप इसको इतना ध्यान रखें, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, नारी सशक्तिकरण पर लिखा गया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ठीक। हमीदुल्ला उलझी आकृतियाँ, ये इनका इंपॉर्टेंट है। और दरिंदे, ये ध्यान रखेंगे, 2 नाटक इनके बहुत महत्वपूर्ण है हमीदुल्ला के, ठीक है। मणिमधुकर रसगंधर्व, इनका एक ही नाटक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। शंकर शेष, इनका जो है फंदी नाटक है। रक्तबीज है, पोस्टर है, पोस्टर इसको ध्यान रखेंगे। शंकर शेष का एक तो पोस्टर आप ध्यान रखेंगे, रक्तबीज याद रखेंगे, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है शंकर शेष का, ठीक है। एक और द्रोणाचार्य नाटक किसने लिखा था, शंकर शेष ने लिखा था। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर हम एक और द्रोणाचार्य की विषय वस्तु की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ। एक और द्रोणाचार्य की जो विषय वस्तु है, जो वर्तमान समय में शिक्षा जगत में हो रहे भ्रष्टाचार है ना, जो स्कूलों में कॉलेजों में हो रहा, जो शिक्षा व्यवस्था में बेसिकली जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ना, उसको रेखांकित करने वाला ये नाटक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें मतलब एक तरफ तो महाभारत के पौराणिक जो पात्र हैं वो लिए गए हैं, और दूसरी तरफ इनको महाभारत के पात्रों को वर्तमान जीवन के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनसे जोड़ते हुए ये एक मतलब वर्तमान व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर में हो रहे जो भ्रष्टाचार है उन पर कटाक्ष का नाटक है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है इनके और ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लग नहीं रहे हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। जो इसके बाद है मुद्रा राक्षस, इनका नाम है, इनका जो नाटक है तिलचट्टा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक और है योर्स फेथफुली, तो और आप चाहो तो तेंदुआ को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस के 3-4 नाटक आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद गिरिराज किशोर की बात करें तो नरमेध जो है इन्होंने लिखा है, किसने, गिरिराज किशोर ने, ठीक है। तो अब देखिए, घोड़ा और घास, जुर्म आयद, बादशाह, गुलाम बेगम, तो इनके वैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं, फिर भी आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो। इसके बाद ब्रिजमोहन शाह का है त्रिशंकु, ये भी कुछ महत्वपूर्ण लग नहीं रहे। नरेंद्र मोहन का है कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनका एक ही है, बहुत महत्वपूर्ण है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। दोस्तों एक नाटक था ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, इसकी मैं विषय वस्तु आपको बता देती हूँ। जो चीनी आक्रमण हुआ था ना भारत पे, तो इसकी मतलब पृष्ठभूमि उससे ली गई है। नेफा की एक शाम जो है नाटक, चीन का जब आक्रमण हुआ था तो उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये एक नाटक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें प्रसादोत्तर युग में एक और महत्वपूर्ण नाटककार थे जो यहाँ भले दिए हुए नहीं हैं, इनका नाम है स्वदेश दीपक, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनका एक नाटक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जिसका नाम है कोर्ट मार्शल, ठीक है, कोर्ट मार्शल, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि कोर्ट मार्शल जो है किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, तो ये कोर्ट मार्शल नाटक लिखा था स्वदेश दीपक ने। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि ये किस विषय पर लिखा गया है, तो ये है आपका जो आर्मी या सेना में होने वाला जो भ्रष्टाचार है ना, उसको लेकर के ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट मार्शल इसका नाम पड़ा था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक।
इसका प्रकाशन अगर आप लिखना चाहें तो 1991 में इसका प्रकाशन हुआ था, स्वदेश दीपक के कोर्ट मार्शल का। ठीक, तो दोस्तों जो आज के वीडियो में मैंने जो भी नाटक बताए थे वो इतने ही थे और प्रसादोत्तर युग के। हाँ, एक महिला नाटककार भी इसमें हुई है, मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इनका एक नाटक जो कि बहुत फेमस, एक दो नाटक जो कि बहुत फेमस हैं, मैं बता देती हूँ आपको। उसका नाम है महाभोज, महाभोज। ठीक है, महाभोज। और एक है बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, का घर। तो ये दो नाटक इनके जो है बहुत फेमस हैं, महाभोज और बिना दीवारों का घर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रसादोत्तर नाटककार जो भी थे महत्वपूर्ण, वो मैं सभी आपको बता चुकी हूँ। अगर फिर भी कुछ इससे छूट गया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नाटकों में और भी महत्वपूर्ण नाटककार होंगे तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, आपने यहाँ से नोट्स बनाए होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में अपना आपने क्या सीखा, कैसा आपको लगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए। और दोस्तों यदि थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।